अच्छा जी, लास्ट क्लास में सर नुमान आए थे, ठीक है, आपने कुछ पढ़ाया था, ठीक है, तो इन्होंने आपको कुछ असाइनमेंट काइंड ऑफ दिया था आपको, सही है, सबने किया था, राइट। तो कुछ चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, कुछ चीज़ें रह गई होंगी, जैसे उन्होंने कहा टेक्स्ट एरिया समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम उसको रिपीट कर लेते हैं। लास्ट हमने कहाँ पे लीव किया था इस चीज़ को, सबमिट बटन पे, ठीक है। अच्छा जी, तो बस फटाफट से एक रिवीजन मार देते हैं टेक्स्ट एरिया का, ठीक है, और टेक्स्ट एरिया, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक टैग है, ठीक है, जिसमें कुछ नेम वगैरह का मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा नहीं किया था, आज इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। आईडी का मैंने आपको समझा दिया है ना, सबको समझ में आ गई आईडी, यस नो में, अच्छा ओके, इसको भी रिपीट कर देते हैं, मैंने बता दिया। अच्छा जी, तो आईडी और क्लास, ये दो चीजें मैंने आपको डिफाइन की थी, सही है, लास्ट क्लास में, किसी का रह गया हो तो वो रिपीट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, सही है। अदरवाइज ये होता है, वैसे लेक्चर्स तो होते ही हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ पे भी क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, तो आईडी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है आपकी, सही है, जो कॉन्सेप्ट इसका निकला है इसी चीज़ से निकला है, यानी कि आपके शनाख्ती कार्ड में जो आपका नंबर लिखा हुआ है वो आपकी आईडी है, आप सैलानी आ रहे हो, आपका जो रोल नंबर है वो क्या है, आपकी आईडी है। तो यानी कि ये वो चीज़ है जो कि आपसे पर्सनलाइज है, आपकी अपनी है, और लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये उनकी नहीं हो सकती, सही है। अब जैसे एनआईसी का नंबर आपका है, पूरे पाकिस्तान में वो नंबर किसी को असाइन हो ही नहीं सकता, ऐसा ही है ना। उसका रीज़न क्या है कि भाई अगर दो बंदों का अगर एक ही नंबर असाइन हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप नादरा पे जाओगे, जब नया एनआईसी बनाने जाओगे या पासपोर्ट ऑफिस जाओगे, कहीं भी जाते कुछ करने जाते तो दो आइडेंटिटी आ रही होंगी भाई, मतलब दो लोगों का नाम आ रहा होगा, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सही है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि अल्लाह ताला ने आपके अंगूठे पे जो एक फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है, या आपकी उंगलियों के जो मार्क्स हैं सारे सबके डिफरेंट है, एक भी आदमी के सेम नहीं है, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी है, सही है, जो आइडेंटिफाई कर रही है कि यार ये चीज़ आपकी है, सही है, और आपकी इससे पहचान है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या कहलाता है, आईडी। अब आईडी का कॉन्सेप्ट हम इसमें देखें अपने HTML के अंदर, तो हम किसी भी टैग को, एलिमेंट को जब आईडी असाइन कर देते हैं तो यकीनन हम उसको एक आइडेंटिटी दे देते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ टेक्स्ट एरिया लिखा है, मैंने इसको दे दिया आईडी, नाम, कमेंट बॉक्स, ठीक है, मैंने एक नाम दे दिया इस चीज को, तो ये अब इसकी क्या है, आईडी है। आप इसको जब भी कॉल करोगे तो आप टेक्स्ट एरिया करके कॉल नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है। अब चलो मैं टेक्स्ट एरिया कॉल भी कर दूं, अगर वो मेरे पूरी वेबसाइट में एक ही टेक्स्ट एरिया है तो मसला ही नहीं है मुझे, तो मुझे पता है यार इस पेज में मेरा टेक्स्ट एरिया लगा हुआ है, मैं यहाँ से इजीली कॉल कर सकता हूँ, ऐसा ही है। ये पीछे बातें कौन कर रहा है, ये बातें ना करें प्लीज, थोड़ा सा आगे आ जाए आप भी। जी जी, आपको बोल रहा हूँ, जी आगे आ जाए। क्या लगा लें, लग अभी, अभी सिर्फ इस पर फोकस करो, छोड़ दो अभी लैपटॉप वगैरह भी छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, तो आपकी, मैं क्या डिफाइन कर रहा था, सॉरी, आईडी, लेकिन टेक्स्ट एरिया ना, हाँ, तो टेक्स्ट एरिया अगर आपकी वेबसाइट में एक है तो वहां तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे यार ये एक टेक्स्ट एरिया है, सही है, मिल गया। अब वहाँ 5 आपके पास टेक्स्ट एरिया है, तो सब टेक्स्ट एरिया के काम अलग हो सकते हैं ना, एक जगह मैं कमेंट ले रहा हूँ, एक जगह मैं फीडबैक ले रहा हूँ, ठीक है, एक जगह मैं उनसे बोल रहा हूँ कि भाई ये फॉर्म है आप उसमें ऐसे फिल कर दो, डिस्क्रिप्शन फिल कर दो, जैसा डिस्क्रिप्शन में देखा होगा वहां पे नॉर्मली ज्यादातर वर्ड्स ही होते हैं, एक वर्ड 2 लाइन के तो होते नहीं, मतलब मल्टीपल सेंटेंसेस होते हैं ना वहाँ पे, तो वहां आप इस चीज को यूटिलाइज कर लो। तो ये क्या हो गया, अब मेरी वेबसाइट में 5 चीजें आ गई, अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कौन सा कमेंट का है, कौन सा फीडबैक का है, कौन सी ये चीज की है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने जो आईडी असाइन करी है ना, मैं उस पर टारगेट कर लूंगा उसको, मैं उसको पकड़ लूंगा कि भाई अच्छा कमेंट बॉक्स जो है ना मुझे वो आ जाए, ठीक है। कमेंट बॉक्स पर जैसे ही देखूंगा तो मेरे पास एक ही बॉक्स आएगा, क्योंकि आईडी दी हुई है मैंने उसको, तो मुझे एक ही चीज मिलेगी। तो जल्द से जल्द क्या हो गया, मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि मेरा डाटा कहाँ है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या XYZ कुछ भी चीजें हैं, सही है। तो आईडी क्या है, आपका नॉर्मल
आपकी पर्सनलाइजेशन चीज है, यानी कि अगर मैं किसी भी टैग को एलिमेंट को अगर आईडी देता हूँ वो सिर्फ उसी को असाइन हो सकती है, दूसरी किसी चीज को असाइन नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकती, आप कर सकते हो क्योंकि आपके हाथ में सारी चीज कंट्रोल है, लेकिन आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा वो। मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप बनाने वाले हो तो अपने हिसाब से बना सकते हो उसको, लेकिन जब आप उस पर काम करने बैठोगे ना तब आपको मसले नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप टारगेट करने जा रहे हो कि किस, फर्ज करो आपने दो बॉक्स है, दोनों बॉक्स सेम आईडी दे दी, जैसे कमेंट के नाम से दे दी, सही है। अब आपको चाहिए फर्स्ट पेज का जो है ना कमेंट बॉक्स, आपको वो भी मिल रहा होगा, सही है। वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आप तो बोलो यार मुझे तो एक जगह पे काम करना है। अब एक जगह पे काम करने के लिए एक ही चीज को टारगेट कर सकते हो ना, लेकिन अगर आप दोनों जगह अगर सेम आईडी दे दोगे तो दोनों टारगेट होंगे, मसला आएगा आपके लिए। तो आईडी का जो पर्पस है सिर्फ वो यही है कि वो उस चीज के लिए पर्सनलाइज कर रहा है उस चीज को। ये चीज अभी थोड़ी हो सकता है क्लियर हो गई हो काफी हद तक, लेकिन जब आप सीएसएस पढ़ोगे तब आपको चीज और समझ में आ जाएगी, सही है। क्लियर हो गया। हमने लेबल के अंदर चेक किया था, फॉर एचटीएमएल फॉर लिखा हुआ था, वहां हमने आईडी असाइन कर दी थी और इनपुट की जो हमने आईडी रखी थी वही सेम असाइन कर दी थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चीज प्रैक्टिकल करी थी ना, चेक बॉक्स में और रेडियो टाइप के अंदर देख रहे थे हम ये चीज। तो हमने जब चेक बॉक्स के उस नाम पे क्लिक किया था तो बॉक्स क्लिक हो रहा था, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर पा रहा था कि यार जो मुझ पे क्लिक हो रहा है या मुझ पे जो इवेंट चल रहा है वो क्या कर रहा है, मेरे बराबर वाला जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं उससे क्या हूँ, लिंक हूँ, उससे कनेक्शन बना रहा था किसकी बेस पे, आईडी की बेस पे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गई आईडी। दूसरा था क्लास। क्लास की मिसाल मैंने दी थी कि आपके स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे कॉल करना होगा क्लास की बेस पे तो मेरे पास मल्टीपल डाटा आ जाएगा, यानी कि मैं बोलता हूँ भाई सेक्शन ए के बच्चे हैं ये, तो सेक्शन ए के बच्चे एक थोड़ी है ना, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, मल्टीपल लोग हैं। तो उनको एक आइडेंटिफाई दे दिया भाई ये सेक्शन ए के बच्चे हो गए। अब सेक्शन बी क्या आ गए, अब आईडी तो उनकी एक पर्सनल हो गई, लेकिन उनको एक अपर लेवल पे एक और मैंने उसको जो है आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन वो ग्रुपिंग के अंदर मैंने कर दिया, जैसे सेक्शन बी इनको मैंने दे दिया। तो अब जब मुझे सेक्शन ए के बच्चे चाहिए होंगे मैं कॉल करूंगा, तो सेक्शन ए के बच्चे आएंगे ना, बी के तो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी क्या है, सेक्शन बी, और इनकी आइडेंटिटी क्या है, सेक्शन ए। सही है, तो ये दोनों चीजें आपस में क्या कर रही हैं, सेपरेट। ये मैंने आपको दे दी एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो की एग्जांपल। अब आते हैं थोड़ा सा कोडिंग लैंग्वेज में बात करते हैं। तो अब क्लास का जो पर्पस है वो मल्टीपल जो भी आपके टैग्स है, एलिमेंट है, उनको असाइन करने के लिए है। यानी कि क्लास ऐसी चीज है कि अगर आपने जैसे नाम दिया है, जैसे मैंने आईडी कमेंट बॉक्स दिया है, अगर मैं यहाँ पे आईडी की जगह हटा के क्लास कर दूं, तो अब इस कमेंट बॉक्स को मैं, जो मैंने कमेंट बॉक्स नाम दिया हुआ है क्लास को, मैं मल्टीपल जगह पे यूज कर सकता हूँ। जैसे फर्ज करो मेरे पास मेरे पास क्या है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है, 1 2 3 4, मैंने इनको क्लास दे दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो ये चीज एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये अब एक सेक्शन के अंदर आ गए। तो अब मुझे अगर कोई काम करना है ऐसा जो मैं चाहता हूं कि मेरे पास चारों में इंप्लीमेंट होनी चाहिए वो चीजें एक साथ। फर्ज करो मैं चाहता हूं कि चारों का जो कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, वो ग्रीन हो, एक मिसाल देता हूं, तो मैं उसके लिए क्लास यूज करूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यार एक का कलर ना, उसका जो टेक्स्ट एरिया है कलर तो ग्रीन हो, लेकिन जो उसका टेक्स्ट है, एक होता है बैकग्राउंड कलर यानी कि जो आपके पीछे का कलर होता है, सही है ना, और एक होता है उस खुद टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट कलर समझते हैं ना। तो मैं चाह रहा हूं कि एक बॉक्स का टेक्स्ट का कलर रेड हो, बाकी सबका जो है ना व्हाइट ही रहे या ब्लैक ही रहे। तो उसके लिए मुझे आईडी यूज करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। अब ये चीज प्रैक्टिकली होगी तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी आपको, लेकिन मैंने काफी हद तक तो कोशिश की आपको समझ में आ जाए। आई होप आप लोगों को आ गई होगी। सही है, आगे चले। तो टेक्स्ट एरिया का मैंने आपको कहा था कि नॉर्मली ये डिस्क्रिप्शन, फीडबैक, कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। मल्टीपल वेबसाइट्स में आप चेक कर सकते हो, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता ही है, ठीक है, जहां पे ज्यादा वर्ड्स की रिक्वायरमेंट हो। अब फीडबैक लोग ज्यादातर बड़ा भी देते हैं, अब लोग कुछ फीडबैक देते हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे रिव्यू की बात की जाती है। अब रिव्यू में जो आपके पास बॉक्स आता है वो कौन सा है, टेक्स्ट एरिया है वो आपका, सही है, क्योंकि रिव्यू में ज्यादा वर्ड भी यूज हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अब इनपुट को थोड़ा स्पेशलाइज किया जाता है कि यार इसको आप ना कम वर्ड के लिए इस्तेमाल करो, जैसे सर नेम हो गया आपका, आपका नेम हो गया, आपका यूजर नेम, ईमेल, काइंड ऑफ इस तरह की थिंग जिसमें ज्यादा वर्ड है ही नहीं। अब एक मैं पूरे सेंटेंसेस लिख रहा हूँ कि यार दिस इज द अमेजिंग प्रोडक्ट, अब ये पूरा एक सेंटेंस है, तो अब ये मेरे इनपुट बॉक्स में तो पूरा नहीं आ सकता,
ऐसा ही है ना। अगर आप उसको बोलोगे सर मैं उसको लेंथ उसकी लंबी कर दूं, बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप उसको मोबाइल में देखने जाओगे तो वो फिर अजीब सा ही दिख रहा होगा। तो जब आप उसको टेक्स्ट एरिया में रखते हो तो क्या करता है, वो कंप्रेस कर देता है। तो ये होता है कि अगर एक चीज लाइन में छह, पहले छह आ रहे थे तो मोबाइल के अंदर वो तीन आएंगे, तीन नीचे आ रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये टेक्स्ट एरिया का बेनिफिट है कि आप उसमें क्या कर सकते हो, या आपको यूज ही इसलिए करना है ज्यादातर जहां मल्टीपल वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा हो। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अभी इसके अंदर हम डाटा कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉक्स आ रहे हैं, सही है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, या क्या है, एडजस्ट भी हो सकता है ये, सही है। एडजस्ट आपके पास ये इनपुट में नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका काम नहीं है ये इसका काम है सिर्फ टेक्स्ट एरिया का। हाँ, आप इसको असाइन कर सकते हो रॉज और कॉलम की बेस पर, ठीक है। ये चलता है रॉज और कॉलम्स पे, सिंपल जिस तरह आपकी एक्सेल की शीट होती है। अब मैंने किया कि भाई फर्ज करो मुझे चाहिए भाई 5 रॉस और मुझे चाहिए 5 कॉलम, एक मिसाल दे रहा हूँ, सही है। तब आपका बॉक्स डिफरेंट शेड में चल बनता आ गया, ठीक है। कोई ना कोई टेक्स्ट लिखते जा रहा हूँ, देखो ना टेक्स्ट नीचे आता जा रहा है। इनपुट में आप लिखते हो टेक्स्ट नीचे आता ही नहीं है, वो बिल्कुल एंड तक ले जाएगा और आपको नजर भी नहीं आएगा। जैसे आप गूगल में देख लो, आप यहाँ पे कोई ना कोई टेक्स्ट लिखो, सही है। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, सही है। अब मैं इसको कितना भी करके चाह रहा हूँ, अब ये घर तक जाते जाते क्या होगा, ये बहुत लेंथ तो हो गया, लेकिन इसने क्या किया, ये आपको अब पीछे का डाटा शो नहीं करा रहा। ऐसा ही है ना, ये देखो। तो इसकी है एक लिमिट, सही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ पे देखो मैं जितना भी लिखता जा रहा हूँ मेरे पास एक स्क्रॉलर भी आ रहा है और मेरा कंटेंट भी कंप्रेस होता जा रहा है, ठीक है। तो ज्यादा वर्ड्स के लिए जब आपके पास कोई ऐसी चीज हो जहाँ पे आपको ज्यादा वर्ड लोगों से चाहिए हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फॉर्म आप किस लिए बनाते हो, यूजर के लिए बना रहे हो कि आप उसको डाटा कलेक्ट करना चाहते हो, तो आप क्या यूज करोगे, टेक्स्ट एरिया। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, रेडियो बटन हम देख चुके हैं, सही है। चेक बॉक्स भी हम देख चुके हैं, सेलेक्ट भी हम लोगों ने देख लिया था, मल्टीपल सेलेक्ट भी मैंने आपको बता दिया था। जैसे मल्टीपल का क्या होगा, एक कीवर्ड ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं है। फाइल भी हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें हम लोग इमेजेस अपलोड करके देख रहे थे, ऐसा ही है ना। सबमिट बटन पे लास्ट है, इसका भी हम लोगों ने एक प्रैक्टिकली करके देख लिया था, जिसको हमने सबमिट किया था कुछ ना कुछ डाटा को, ठीक है। मैं वैसे एक काम करता हूँ जल्दी से, जो डाटा मेरे पास लास्ट में था बस उसको कॉपी कर लेते हैं। लास्ट क्लास कौन सी थी हमारी, 7 तारीख की थी। मैं बस इस फॉर्म को जो है ना कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऑलरेडी बनी हुई चीज़ें हमारे पास, ठीक है। और वापस आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पे डाटा सारा वापस आ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था, हमने यहाँ सबमिट बटन की पे क्लिक किया था तो हमारे पास वार्निंग्स आ रही थी कुछ, ठीक है। वार्निंग्स आ रही भाई, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, ठीक है। क्यों आ रहा था, हम लोगों ने चीज देख ली थी, रिक्वायर्ड की वजह से हमने रिक्वायर्ड का कीवर्ड यूज किया था जिसकी बेस पे आ रहा था। अच्छा, अब ये अगर मैं फिल कर भी देता हूँ तो आपको पता था यहाँ पे दोबारा आ रहा था, जैसे अभी आएगा, ठीक है। मैं दोबारा फिर सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मैंने फिल किया, दिखा पा रहा है प्लीज, ऐसे सबमिट करने जाऊंगा आपको पता जाएगा, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमारे मतलब हमें कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है, खुद से बनाने की जरूरत नहीं, हालांकि ये एरर्स खुद बनाने पड़ते हैं, ठीक है। आप थोड़ा आगे चल के चलोगे देखोगे तो ये एरर्स हमें कुछ जनरेट करने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है मेरा एरर कुछ और है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई बंदा, एक मिसाल है कि इसमें स्पेस ना डाले, ठीक है। अब बंदा स्पेस डाल देता है, ठीक है। ये चीज HTML डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको डिटेक्ट करनी है, तो ये कस्टम एरर कहलाएगा, जो कि आपको खुद डिजाइन करना पड़ेगा कि यार अगर बंदा कोई स्पेस डाले तो आपने फौरन एरर फेंक देना है उसको कि भाई इसमें स्पेस रिक्वायर्ड ही नहीं है, आप बगैर स्पेस के काम करो। या आप लोगों ने देखा होगा अक्सर NIC जब आप नंबर डालते हैं तो दो तरह की चीजें होती हैं, कुछ लोग बोलते हैं डैश डालो, कुछ लोग बोलते हैं डैश नहीं डालो, सही है। तो ये एरर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो इसी बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई उसमें जो कंटेंट आ रहा है उसके अंदर डैश है या नहीं है। अगर नहीं है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर उन्होंने लॉजिक इस तरह की लगाई हुई है कि भाई अगर डैश के बगैर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर है तो फिर डायरेक्ट आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई वार्निंग दिखाएंगे नहीं आपको। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो इस तरह की जो कस्टम एरर्स होते हैं ये जनरेट करने पड़ते हैं आपको खुद ही लॉजिक के बेस पे। क्लियर है जी? ये रेडियो टाइप से हमने किया था, ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो, सही है। 3 हम लोगों ने इसमें बनाए थे और टाइप बिल्कुल सेम थी, सबकी रेडियो है, ठीक है। जो चेंज इसमें ये था सिर्फ जो नेम है वो क्या है, सबका सेम सेम है, जेंडर जो है क्या है, सेम है। उसका रीजन ये था कि रेडियो टाइप काम करता है सेम नेम के ऊपर। अगर आप चाह रहे हो कि मल्टीपल चॉइस के अंदर मुझे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आपको उसका नेम सेम रखना पड़ेगा। नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ जब इस चीज को क्लियर हो जाएगा तो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें प्रीवियसली क्लियर हो गई हैं। आप शायद लेट आए हो या रोज आ रहे हो, हिंदी भूल गए? प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस हो नहीं पा रही, ये तो मसला है। ये पूछो इनकी क्लास में भी बड़े। एक क्लास मैंने स्पेसिफिक आप लोग की कर दी है कि भाई आप लोग से उसमें प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, तो ये बेहतर है ना। तो आपको बस फिर ये होगा कि भाई आप प्रैक्टिस करोगे, नौमान सर हैं या कोई भी है, मैं हूँ अवेलेबल हूँ, तो हम आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ बैठे हैं। कोई भी एरर भंड मारो, भंड मारने के लिए, ठीक है। ये एरर्स वगैरह कोडिंग कोडिंग में तो काम ही, आप लर्निंग ही तभी करोगे जब आप भंड मारोगे, गलतियां करोगे, गलतियों से इंसान सीखेगा। तो आप कोई गलत भी करते हो भाई पूछ लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन नहीं पूछोगे, गलती करोगे तो फिर ये आपका कसूर है। फिर आप ये जाके बाहर जाके ये नहीं बोले सलानी ने तो बढ़ाया नहीं यार, वो तो वैसे ही बस पैसे लेते हैं और एसी में बिठाते हैं और एंजॉय कराते हैं। आप नहीं पढ़ रहे तो भाई आपकी गलती है ना, सही है ना भाई। आप मुझसे नहीं पूछोगे भाई, जैसे ये बंदा पूछ रहा है, अभी ये पूछने में बता रहा हूँ ना, भले ही हम ये प्रीवियसली कवर कर चुके हैं चीजें बहुत सारी, लेकिन कोई मसला तो नहीं है बताने में। आप जब पूछोगे नहीं तो फिर मसला आएगा मेरे लिए कि यार आप फिर बाहर जाके बोलो कि यार हमने तो पढ़ाया ही नहीं कुछ, ठीक है। अच्छा जी, तो लेबल का मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। इस फॉर का और आईडी का मैच होना इंपॉर्टेंट है, तभी ये डिटेक्ट कर पाएगा कि ये लेबल इसकी बेस पे, मतलब ये आपको क्लिक करके देगा। जैसे हमने यहाँ देखा था कि मैं मैथ्स पे क्लिक कर रहा था तो मेरे पास चेक और अनचेक हो रहा था। यहीं पे अगर मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसमें लेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर और क्या था हमारे पास? चेक बॉक्स हमने देख लिया था, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, सब चीजें हमारी कवर हो गई थी, ठीक है। हम लोगों ने इसमें कुछ ना कुछ जो है ना फॉर्म वॉर्म काइंड ऑफ फिल कर दिया था, जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक है। कुछ पासवर्ड देख लिया था हम लोगों ने, जेंडर सेलेक्ट कर लिए थे, कुछ डाटा सेलेक्ट कर लिया, कुछ कंटेंट यहाँ डाल दिया, यहाँ पे कोई ना कोई चीज सेलेक्ट कर ली, कोई फाइल अपलोड करके देख लिया हम लोगों ने, सबमिट पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ डाटा यहाँ पे गया था, है ना। तो ये डाटा वैसे इस तरह जाता नहीं है, ठीक है। अभी इसमें दो चीजों के इश्यूज हैं, मैं आपको समझाता हूँ। मैं पहले आपको समझाता हूँ डाटा है क्या और किस तरह जा रहा है, ठीक है। एक तो ये आपका यूआरएल है, ठीक है। इस चीज को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि ये क्या है, यूआरएल तो है लेकिन ये लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट है ना, आपके सिस्टम में चल रहा है। ये जो 127.0.0 बना जब भी देखो ना, डिटेक्ट फॉर माइंड में लोकल होस्ट और कुछ नहीं है। क्या है? लोकल होस्ट। लोकल होस्ट की आईपी इस्तेमाल यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, बाकी ये पोर्ट है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, छोड़ दो इसको भी। आपकी फाइल है, उसके बाद आपका डाटा यहाँ पे सेव होता जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में जो हमने नेम रखा था वो जा रहा है। फिर उसने एंड ऑपरेटर यूज किया, एंड कहता है ना इसको, ईमेल, फिर उसने ईमेल यूज किया। अच्छा, ये जो आप बोलोगे बोलोगे सर ये क्या आ रहा है, तो ये याद रखना, ये जब भी आप यूआरएल में आपके पास कोई डाटा जाएगा और स्पेस होगा तो ये स्पेस उसमें इस तरह एडजस्ट होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये स्पेस को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। सॉरी, ये अब एट द रेट को भी एडजस्ट कर रहा है और स्पेस को भी जो है एडजस्ट करता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पासवर्ड आया, ये जो मैंने पासवर्ड लिखा था वो आ गया। जेंडर आ गया, जेंडर में क्या जा रहा है, एम। मेल नहीं जा रहा, एम जा रहा है। एम कैसे जा रहा है, वापस आते हैं यहाँ पे वैल्यू में, तो कहाँ गया हमारा, ये रहा वैल्यू, क्या है हमारे पास, एम एफ ओ, ठीक है। तो ये एम जा रही है वैल्यू। तो मैंने आपको डिफाइन किया था कि ये वैल्यू किस क्यों इंपॉर्टेंट है, कि डाटा पीछे जा रहा है सारा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैल्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आगे चल के समझ में आएंगी चीजें आपकी, ठीक है। आगे हमारे पास गया, ये कोर्स डिफाइन कर रहा है कि भाई कोर्स 1 ऑन है। अब कैसे ऑन है भाई, मैथ्स आपका ऑन है, ये बता रहा है कोर्स 1 ऑन है।
नेक्स्ट आपके पास एक और जो है ना, एक और कोर्स गया, उसकी मैं क्या बता रहा है ये, ऑन, कौन सा ऑन है, फिजिक्स, ओके। फिर एंड ऑपरेटर आ गया, सही है। फिर कोर्स ऑन, सही है। ये ऑफ है, हाँ ये मेरे ख्याल से शायद इसने ये वाला भेजा ना, फिर इंग्लिश वाला भेजा उसने, क्योंकि इसने ऑफ भेजा नहीं है, या तो हमने वैल्यू सेट नहीं करी हुई इनमें। वैल्यू सेट है नहीं है ना, हमने यहाँ पे वैल्यूज रखी नहीं है, तभी तो वो ऑन भेज रहा है। हमने सिर्फ नेम डिफाइन किया हुआ है, हमें वैल्यू बतानी पड़ेगी। अब वैल्यू में हम क्या रखेंगे भाई, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू रखा तो मैं वैल्यू रख दूंगा इस फिजिक्स पे रख दूंगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई, इसको याद आ देते हैं, सही है। अब मैं आपको समझाता हूँ चीजें ना, ये जाती कैसे है पीछे, ठीक है। बैकएंड तक कैसे रिसीव होंगी, किस तरह मिलेगी उसको, सामने वाला कैसे समझेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, फीडबैक। फीडबैक में जो मैंने कंटेंट लिखा वो आ गया। सॉर्ट, सॉर्ट के अंदर हमने वैल्यूज डिफाइन करी है ना, BMH, L लो टू हाई और हाई टू लो। मैंने लास्ट क्या भेजा था, लो टू हाई, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ओके। आगे आईडी कार्ड पिक, आईडी कार्ड पिक, ये पूरा एक यूआरएल भेज रहा है यहाँ पे, इधर आ रहा है। लास्ट हमारे पास क्या है, सिर्फ इनपुट फाइल है, इनपुट टाइप सबमिट का काम तो सिर्फ ये सबमिट करना है, सही है, फॉर्म को सबमिट करना। अगर आप इसको फॉर्म से बाहर करोगे सबमिट नहीं करेगा, कभी याद रखना, सही है। इनपुट टैग को, ये फॉर्म के टैग के अंदर है, इसको बाहर निकाल दो इनपुट टैग के फॉर्म से, सॉरी फॉर्म के टैग से, यानी कि मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। अब मैं सबमिट करने जाऊंगा, ये सबमिट नहीं करेगा। ये वर्किंग तब करता है जब ये फॉर्म टैग के इनसाइड होगा। ये बात समझ में आ गई, कोई सवाल किसी का। ये सिर्फ मैंने लाइन ब्रेक करने के लिए, थोड़ा स्पेस के लिए मैंने लगाया, अदरवाइज की नीड नहीं है जी। आपके आपका ये बैकएंड वाले पे डिपेंड करता है, ये अभी इस तरफ मैं आता हूँ, ये शॉर्ट और वैल्यूएबल चीजों की तरफ। और कोई सवाल है इस रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये डाटा जाता है कैसे, ठीक है, काम कैसे करता है। हमने फॉर्म में दो चीजें देखी थी, ठीक है, जो कि मतलब हमने देखी नहीं है, लेकिन इसमें हमने आइडेंटिफाई की थी। एक था एक्शन, सही है, और एक था मेथड। ये दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, इस चीज को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये लाइफ टाइम आपका चलता रहेगा। तो हमारे पास एक होता है एक्शन। एक्शन क्या है, आपका डाटा जहां भेजना है, सही है, डाटा जहां भेजना है, सही है। हमने देखा था कि पूरा इनिशियली इंटरनेट के ऊपर जो हमने पूरी एक साइट बनाई थी, कि जब हम सर्च करते थे गूगल, तो क्या आता था, रिक्वेस्ट आती थी सर्वर के ऊपर, सर्वर कम्युनिकेट करता था किससे, डेटाबेस से, डेटाबेस से डाटा निकाल के देता था जो आपको चाहिए था, यही करते थे हम। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये था आपका HTTPS प्रोटोकॉल, ये बताया था, ठीक है। अब इस वर्किंग को हम मेथड में अगर देखें, यानी कि जो मैंने आपको पूरा डिजाइन बताया था कि भाई रिक्वेस्ट जा रही है, फिर रिस्पॉन्स आपको रिटर्न में मिल रहा है, डाटा आपके पास सामने शो हो रहा है, सब याद है ना ये सब चीजें, तो ठीक है। इसको एक काम करते हैं, मैं जरा वो डायग्राम मैंने बनाई हुई, तो डायग्राम मेरे पास अभी होगी नहीं ना, वो यूट्यूब पे निकाल लेते हैं। यूट्यूब पे वीडियो है उसकी, नहीं है, अबे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, चलो। तो उसके अंदर पूरा हमने डिजाइन क्या बनाया था भाई, कि रिक्वेस्ट जा रही है और आपको रिस्पांस मिल रहा है, जिसको मैंने आपको बताया कि भाई ये दो एक ही प्रोटोकॉल है, HTTPA, सही है। इसको एस लगा दोगे वो सिक्योरिटी लग जाती है, अदरवाइज प्रोटोकॉल यही इस्तेमाल होता है इसके लिए, जिसमें आपके पास रिस्पांस और रिक्वेस्ट पे जा रहा है दो वे में, मतलब टू वे आपके पास जो है ना नेटवर्क बनता है, यानी कि आपके पास एक रिक्वेस्ट जाती है फिर रिस्पॉन्स मिलता है, ये तो सबको याद है ना, ठीक है। अब इस रिक्वेस्ट के अंदर भी आपके पास मेथड होते हैं कुछ, ठीक है, जो कि एक डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास, या सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ चीजें होती हैं। अब फर्ज करो मैंने कोई डाटा अपलोड किया, ठीक है, सर्वर को कैसे पता चलेगा मैं डाटा भेज रहा हूं, मेथड डिफाइन करेगा उसको, कि यार ये जो डाटा भेजा जा रहा है ना, ये रिक्वेस्ट है पोस्ट की, ठीक है। तो मेथड होते हैं हमारे पास चार तरह के, वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन जो मेनली होते हैं वो कितने होते हैं, चार, ठीक है। इस चीज को लिख सकते हो, लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेंसिल कॉपी या डायरी वगैरह कुछ भी है ना, लेके आया करो, कभी ना कभी जरूरत पड़ी जाएगी आप। अच्छा जी, तो हमारे पास कितने मेथड है, चार, ठीक है, जो कि इंटरनेट यूज करता है, ऐसा नहीं है ये कोई अपने घर से नहीं लाया, इंटरनेट यूज करता है आपका, ठीक है। इंटरनेट कह लो, डेटाबेस यूज कर लो, ये सब इस्तेमाल करते हैं। एक होता है पोस्ट,
ठीक है, गेट अच्छा। अब इसमें हमारे पास दो तरह के आते हैं, पुट और पैच। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसको समझ लेंगे बस। और डिलीट, सही है। ये चार तरह की आपके पास रिक्वेस्ट होती हैं जो कि आप सर्वर पे भेजते हो, कोई भी चीज आप काम कर रहे हो। अब आप इंटरनेट पे जाते हो, सही है, जैसे फर्ज करो आपने फेसबुक इस्तेमाल किया ना सबने, आप प्रोफाइल अपडेट करते हो, सबने करी होगी कभी ना कभी, इंस्टाग्राम पे करी होगी, सही है। तो सर्वर को कैसे पता ये प्रोफाइल अपडेट करने आया है? वो उसको मेथड डिफाइन करता है कि भाई ये अपडेट, यानी कि अपडेट के अंदर पुट या पैच, सही है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताना चाह रहा, उसको छोड़ देते हैं। पुट का काम भी यही है अपडेट करना, पैच का काम भी अपडेट करना है, सही है। यहां तक क्लियर है? डिफरेंस है दोनों में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अच्छा, तो अब आप जब अपडेट करते हो प्रोफाइल को, यानी कि आपकी प्रोफाइल लगी हुई थी, आपने उसको चेंज किया है ना, ऐसे करते हो ना, वो आप जाते हो फिर अपलोड करते हो, आपके पास फोल्डर खुलता है, मतलब यानी कि अगर आप मोबाइल से करोगे तो आपके पास मोबाइल में खुलता है कि पूछता है आपसे कौन सी प्रोफाइल सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करते हो, बटन पे अपडेट करते हो, थोड़ी देर में आपके पास प्रोफाइल आ चुकी होती है वही वाली, और आपके पास वही शो कर रहा होता है, ऐसा ही है ना। तो वो कौन सा मेथड है आपका? अपडेट का, यानी कि पैच या पुट का मेथड इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर। ये बात क्लियर हो गई? अब आप गए, आपने एक पोस्ट करी थी, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, आपने डिलीट कर दी, तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि वो डिलीट करनी है? आप बताओगे, यानी कि आप जब उस बटन पे क्लिक करोगे तो उन्होंने वो मेथड सेट किया हुआ होता है, आप सेट नहीं करते एज अ यूजर, एंड यूजर आपको ये बात पता ही नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूं, अभी एक महीने पहले अगर आप यहाँ पे सैलानी में नहीं आते तो आपको पता भी नहीं होता ये बात, ऐसा ही है ना। आपको पता चल रही है क्योंकि आप टेक्निकल की तरफ जाना जा रहे हो, सही है, टेक्निकल चीजों की तरफ आप मूव करते जा रहे हो, तो आपको पता होना जरूरी है चीजें कैसे काम कर रही है। तो जब आपके पास डिलीट के बटन पे आप क्लिक करते हो तो उन्होंने मेथड सेट किया हुआ होता है कि भाई जब इस मेथड पे जब कोई आएगा क्लिक करेगा तो हमने ये क्या करना है, एक मेथड चलाना है डिलीट का, और सर्वर को भेज देना है। सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट जा रही है ना, उसमें दो चीजें जाती हैं, एक तो आपका डाटा, सही है। अब डाटा यानी कि पोस्ट, अब जो पोस्ट डिलीट करनी है उसकी आईडी आती है, ये बात समझना। हर पोस्ट की अपनी एक आईडी जनरेट होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि सब यूनिकनेस की आईडी है, तो आप जब पोस्ट कर रहे होगे तो एक आईडी क्रिएट होती है, तो वही आईडी वो सर्वर पे भेजता है, सर्वर कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से, एंड मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि वो उसके साथ आपकी आईडी भी जाती है, यानी कि आप एंड यूजर जब क्रिएट करते हो तो एक आपकी भी आईडी क्रिएट होती है। फर्ज करो आपकी आईडी थी 102, सही है, और आपकी पोस्ट की आईडी थी 001, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूं कि आपकी फर्स्ट पोस्ट थी ना, तो आपने ये नाम रखा था, तो पहले तो आपकी आईडी भी जाएगी उसके साथ और पोस्ट की आईडी भी जाएगी, ठीक है। अब इसको इस चीज को समझना, जब आपकी आईडी जाएगी तो सर्वर आपकी आईडी को उठाएगा और डेटाबेस में सर्च करेगा, सर्वर नहीं करेगा, डेटाबेस को देगा कि भाई ये बंदा है, यानी कि इस बंदे का नाम है, फर्ज करो अली, सही है, अली नाम है, ये आईडी है, इसकी बेस पे इस डाटा, इसकी जितनी भी डिटेल्स है निकाल लो, यानी कि इसने जितने पोस्ट करे हैं, जितने कमेंट्स किए हैं, इसने जितनी लाइक्स करे हैं, एक्स वाई जेड, इसने जो भी कुछ किया हुआ है वो सब डेटाबेस में सेव है आपके, याद रखना, सही है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपकी नहीं है जो डेटाबेस में सेव नहीं होती, याद रखना, सही है। हाँ, वॉचिंग टाइम शायद आपका सेव नहीं होता, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सेव हो रहा होता है एज अ एनोनिमस ही, ठीक है। इसका रीजन ये है कि व्यूज आप देखते हो ना कि आपके पास आ रहे होते 15,000 व्यूज आ रहे हैं वीडियोस पे, नीचे आप देखोगे 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो वो कैसे काउंट करते हैं? उसी बेस पे कि कितने यूजर्स ने उसको वॉच किया हुआ है, तो वो आपको कहीं ना कहीं वहां भी ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। दुनिया बहुत होशियार है, सही है। तो उसने क्या किया, डेटाबेस में आपका डाटा निकाला, आपकी पूरी कुंडली निकल गई उसके अंदर से, जो जो आपने फेसबुक पे सारा काम था, डेटाबेस में सारी चीजें थी आपकी। अब वो फाइंड करेगा कि इस बंदे ने इस आईडी पे ये पोस्ट है इसकी 001, सही है, समझो आपकी आज पोस्ट थी 1000 पोस्ट आपकी हो चुकी है, अब आप डिलीट करना चाह रहे हो कि 500 जो है ना, समझ लो उसका, आपकी फर्स्ट पोस्ट डिलीट करना चाह रहे हो, एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। तो यूजर को कैसे पता कि वो तो वहां, सॉरी यूजर नहीं, सर्वर को कैसे पता कि आपको कौन सी जो है ना पोस्ट डिलीट करनी है? तो वो उस आईडी को उठाएगा, आपकी पोस्ट की आईडी, सारी पोस्ट निकालेगा जितनी आपकी 1000 पोस्ट थी, उसके अंदर उसको फाइंड करेगा कि यार ये आईडी मैच हो रही है,
सही है, सबको ये ब्लैंक बैलेंस चेक करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, ये मैकेनिज्म आप आगे चल के थोड़ा सा आगे जाके सीखोगे कैसे काम करता है ये। ठीक है, ये भाई साहब को आता है, इन्होंने सीखा है। सही है, तो क्या है, वन बाय वन क्या करेगा, चेक करेगा वो। सही है, जैसे ही उसको मिलेगी वो उठा के फेंक देगा उसको और डिलीट मार देगा कि अच्छा ये आईडी मैच हो गई, इसको मार दो अब इस जगह से डिलीट। अब उसके पास 1000 पोस्ट नहीं है, अब उसके पास कितनी पोस्ट है, 99.999 ऐसे करके है ना, 999 पोस्ट हो गई, क्योंकि एक उसकी हो गई डिलीट। अब बात समझ में आ गई। तो डिलीट का मेथड ऐसे चल रहा है, वो आपकी आईडी भी भेज रहा है, साथ साथ यूजर की आईडी, पोस्ट की आईडी भेज रहा है, दोनों चीजें भेजता है। पहले यूजर निकाला जाता है कि भाई यूजर की डिटेल तो निकालूं मैं, पोस्ट, फिर उसकी बेस पे उसकी पोस्ट निकाली जाती है सारी और उसमें से डाटा डिलीट होता है। फिर आपको मैसेज आता है कि भाई आपकी सक्सेसफुल जो है ना इमेजेस या आपकी जो भी पोस्ट है वो डिलीट हो गई है। यहाँ बात क्लियर हो गई। ये डिलीट का मैकेनिज्म है जो पीछे चल रहा है सारा। ठीक है, इसको हम आगे चल के थोड़ा सा जब आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें पूरा डिजाइन करके आपको डिफाइन कर दूंगा, जैसे हम लोगों ने इंटरनेट को देखा था। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको। फिर है गेट, सही है, और पोस्ट। अब आपने जब पोस्ट क्रिएट करी, यानी कि आप फेसबुक पे आए, आपने कुछ कंटेंट लिखा, इमेज डाली और कुछ ना कुछ जो है ना उसमें फीलिंग वगैरह से ऐड करी, कमेंट वगैरह डाला और कुछ भी कंटेंट डाला और क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर दिया। ऐसा ही होता है ना। सही है, अभी हमने रिसेंटली बनाया वीडियो अपलोडेड है? लास्ट वाली कब अपलोड की थी? बल्कि छोड़ो, मैंने को दिखाया था ना, मैंने लास्ट क्लास में किया था ना। ये मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट जल्दी से ना। ये आपका वैसे हिस्सा नहीं है काम का, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे। हम बेसिक से एक फेसबुक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्ट के ऊपर। सही है, तो बहुत बेसिक है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी गंदी गंदी सी हैं, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए हम उसको जल्द से जल्द बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो कि आपके पास जिस तरह का पॉपअप वगैरह ओपन होता है, नॉर्मली फेसबुक पे भी ऐसा होता है आपके साथ। ठीक है, आप कोई ना कोई इमेज सेलेक्ट करते हो, जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, आपके पास इमेज हो जाती है और हम यहाँ पे कुछ हेलो करके कंटेंट लिख लेते हैं। सही है, जिस तरह हम दिखना चाहते हैं, और फिर हम क्या कर देते हैं, पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो आपके पास इस तरह की कोई ना कोई पोस्ट आ जाती है। ऐसा ही है ना, इसी तरह वर्किंग करिए ना सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट आपने क्लिक करनी हो। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं तो आपके पास एक पोस्ट आ रही है, नीचे लाइक शेयर कमेंट, ये सब अभी आपको सब गंदा सा दिख रहा है, लेकिन हमारा जो मैकेनिज्म है पढ़ने का वो सिर्फ इसकी जो है ना स्टडीज है, लॉजिक से वर्किंग कैसे कर रहा है, जो है ना यूआई वगैरह इनका कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपका भी पार्ट बनेगा लेकिन अभी नहीं है। तो ये क्या है, ये मैंने एक पोस्ट क्रिएट करी है, सारी चीजें मेरे पास क्रिएट हो रही है। सही है, किस पे क्रिएट हो रही है, इस बटन पे। अभी ये जो डाटा क्रिएट हो रहा है ये तो अभी हमारे पास एक लोकली है, लोकली से मुराद ये कि ये अभी तक हमारे पास ये डाटा रैम में स्टोर करता है। ठीक है, आपका जो पीसी लोकली चलता है वो रैम को सपोर्ट ले रहा है इस टाइम पे, तो ये रैम में डाटा अभी टेम्पररी स्टोरेज पे अभी जो है ना सेव हो रहा है। मैं यहाँ से हटा दूंगा, रिफ्रेश मारूंगा, डाटा चला जाएगा सारा। ठीक है, लेकिन जब ये डाटा आपका डेटाबेस में स्टोर होता है तो ये परमानेंट डाटा होता है, ये बात तो पता है ना सबको। सही है, तो ये जब आपके पास पोस्ट आएंगे इसी तरह आएंगी सारी लाइन से, जब आप जितनी बार भी रिफ्रेश मार दो सब डाटा आता रहेगा। ये चीज अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर। तो ये जो पोस्ट पर जब आप क्लिक करते हो ना तो ये आपकी रिक्वेस्ट जाती है पोस्ट की, जिसको समझ में आता है कि भाई ये डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, ये मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो इसमें आपको पोस्ट की आईडी नहीं भेज रहा, वो पोस्ट क्रिएट कर रहा है और आईडी जनरेट होती है बैकएंड पे, फर्स्ट फ्रंट एंड पे नहीं होती। याद रखना, ये बात समझ में आ रही है। आईडी कहाँ जनरेट होती है, बैकएंड पे, यानी कि सर्वर खुद आईडी जनरेट करता है, उस चीज को आईडी असाइन करता है जब वो डाटा सारा कलेक्ट कर रहा होता है। सही है, तो क्या हुआ, जब आपने पोस्ट पे क्लिक करा तो आपकी पोस्ट क्रिएट हो गई। सही है, ये हो गया आपका पोस्ट का मेथड। ठीक है, दूसरा हो गया गेट का। गेट का मेथड यानी कि अभी मेरे पास जो सारी पोस्ट आ रही थी, ये मैंने पोस्ट मंगवाई भी तो है। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि भाई मैं अगर रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास पोस्ट कैसे आ रही है सारी। आपका मेथड पीछे लगा हुआ है,
उसको पता है जैसे ही पेज रिफ्रेश करते हो वो एक कॉल करेगा उसको और सारी पोस्टें मंगवा लेगा जो भी थी। अब जैसे फेसबुक पे आपके पास फीड्स के अंदर उसको फीड्स कहा जाता है ना, उसमें मल्टीपल आपके पास फीड जो है ना पोस्ट आ रही होती है, ठीक है। वहां पे सिर्फ आपकी नहीं आती, प्रोफाइल में सिर्फ आपकी आती है, बाकी फीड पे बहुत सारी आती है। तो क्या करता है, सर्वर पे रिक्वेस्ट होती है, डेटाबेस से कम्युनिकेट होता है और सारी पोस्ट निकाल के आपको दिखा देता है जो टाइम की अकॉर्डिंग होती है। फिर वो आपके पास दिखाता है भाई ये जो है ना ये भी रिसेंटली 1 मिनट पहले हुई है, फिर एक दिखा देगा आपको 1 घंटे बाद, और कुछ इस तरह की आ जाएंगे 2-2 हफ्ते बाद वाली भी दिखाता है। तो पीछे एल्गोरिथम ऐसा है उसका, वो अलग है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन क्या है, रिक्वेस्ट ये 4 इस्तेमाल होती है नॉर्मली, पोस्ट, गेट, पुट, पैच या डिलीट। क्लियर हो गई बात? सही है, बहुत कुछ सीखने को मिला इस क्लास में भी, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि चीजें लॉजिकली कैसे वर्किंग कर रही हैं, और ये सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आप इस फील्ड में आए हो। सही है, अदरवाइज ये चीजें आपके नहीं समझ में आती, आप उसको लीव कर दोगे, छोड़ दोगे, बेकार समझोगे, आगे नहीं बढ़ सकोगे। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है आगे पुराने प्रोजेक्ट में, आप कहते हो स्नैपचैट कैसे चल रहा है, आपको एक बार पता ही नहीं है, तो आप स्नैपचैट क्रिएट ही नहीं कर सकते। एक कोड एग्जिस्टिंग लोगों ने बना के रख दिया, आपको सिर्फ यूटिलाइज करना है उसको। सही है, कोई आपको बोलता है यार मुझे स्नैपचैट बना के देना है लेकिन मुझे बड़ा डिफरेंट बना के देना है, तो आप जब आपको मैकेनिज्म पता होगा ना उसका कि वो चल कैसे रहा है या वो कैसे वर्किंग कर रहा है, तो आप उसको क्रिएट भी कर सकते हो। तो हमारा काम वेबसाइट बनाना नहीं है भाई, ये आप जहन से निकाल दो। हम ये वेबसाइट बनाने नहीं सीखने आए, वेबसाइट तो आजकल गधा घोड़े भैंस भी बना देंगे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देके अपनी जबान में। आपका काम है वेब ऐप बनाना, ये चीजें कहलाती हैं वेब एप्स जिसमें लॉजिकल वर्किंग हुई हुई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रेडिट आप लोगों ने शायद सुना हो, डिस्कॉर्ड सुना हो आप लोगों ने, ये सारे वो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, या टेलीग्राम आपने सुना हो, ये सारे वेब एप्स कहलाते हैं, जो कि एक आपके पास वेब पे सपोर्टेड है, लेकिन इतनी फंक्शनैलिटी उसके अंदर है, इतना प्रोग्राम उसके अंदर है, इसलिए उसको वेब एंड ऐप कहा जाता है, उसको वेबसाइट नहीं कहा जाता। कोई फेसबुक को वेबसाइट नहीं बोल सकता, वो बेवकूफ गधा है जिसको पता ही नहीं है फिर टेक्निकली बारे में। सही है, वो बोल सकता है भाई। एक बंदा है, मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ यार, एक बंदा जिसको आपका भाई है मिसाल देता हूँ, वो उसको टेक्निकल चीजें नहीं पता तो उसको वेबसाइट बोलेगा। सही है, तो उसकी गलती नहीं है, उसको नहीं पता, ठीक है। आपको पता और आप अगर उसको बोल रहे हो भाई वेबसाइट है, तो आप गधे हो। वो वेब ऐप है, क्या है, वेब ऐप, ठीक है। उसको ये चीज बोली जाती है क्योंकि उसमें क्या है, मल्टीपल फंक्शनलिटीज है, मल्टीपल वर्किंग है। क्लियर हो गई बात? आगे चले, ये चीजें समझ में आ गई चारों। अब ये जो रिक्वेस्ट अभी हमारे पास हुई है ना, ये रिक्वेस्ट होती है गेट की, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फॉर्म गेट की रिक्वेस्ट मार रहा है, ठीक है, जब तक मैं उसको मेथड डिफाइन नहीं करता। यहाँ पे जब मैं उसको मेथड या डिफाइन कर दूंगा ना, कहा गया हमारा फॉर्म, ये रहा, मैं उसको क्या डिफाइन कर दूं, मैं इस पे कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, मुझे खुद ही मेथड दिखा रहा है, कुछ डायलॉग गेट पोस्ट इस तरह का दिखा रहा है। अब मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्शन के अंदर आपके पास यूआरएल होता है, वो जो आपके डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि सर्वर का यूआरएल है। सिंपल में कहूंगा, सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास यूआरएल है। अब सर्वर आपका इस वक्त लोकल होस्ट चल रहा है, लेकिन अगर सर्वर आपका लोकल होस्ट नहीं है, कोई और सर्वर है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा आपने सर्वर कहीं और डिप्लॉय किया हुआ, जैसे आपका सर्वर है यूएस के अंदर, तो उसका आपको यूआरएल ही मिलेगा हमेशा उससे कम्युनिकेट करने के लिए। सही है, जिसको हम एपीआईज भी कहते हैं, ठीक है, जो कम्युनिकेट करता है। वो हम आगे चल के देखेंगे सारी चीजें किस तरह में काम चीजें करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ यूआरएल पास करना पड़ता है। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ो जरा इसको फटाफट। सही है, तो यहाँ पे हम काइंड ऑफ कुछ ना कुछ यूआरएल पास करते हैं, कुछ ना कुछ डाटा पास करते हैं जो कि कम्युनिकेट करता है उन चीजों से, ठीक है। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, मेथड है, ठीक है। अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ, मैं यहाँ से इन सारे डाटा को उठा लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सब चला गया, कुछ ना कुछ डाटा मैंने फिल कर दिया, सेलेक्ट कर लिया कुछ ना कुछ, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, हाई टू लो, फाइल, सबमिट, ये इसने सबमिट रिक्वेस्ट मार दिया, ठीक है। अब ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कोई चीज है ही नहीं, तो वो इसलिए आपको एरर दिखा रहा है, क्योंकि अब इसने जो रिक्वेस्ट करी किसकी करी है, पोस्ट की। इससे पहले वो चल रहा था गेट की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो बाय डिफॉल्ट फॉर्म गेट की रिक्वेस्ट पर चलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई?
इसलिए आपको यहाँ पे डाटा मिल रहा है, वरना कभी जिंदगी में याद नहीं रखना फॉर्म का डाटा इस तरह मिलेगा। तो नहीं तो पासवर्ड तो आपके सामने ही आ रहा है, तो कोई भी इसको देख लेगा कि पासवर्ड क्या आ रहा है। तो कभी भी डाटा इस तरह नहीं जाता है, डाटा बहुत छुपा के एनक्रिप्ट होकर जाता है ना, इजीली नहीं नजर आता। अच्छा जी, अब जी देखो गेट का मतलब क्या होता है, लेना, है ना, यही होता है ना। किसी भी चीज से डाटा आप ले रहे हो या किसी चीज से कोई मोबाइल लेते हो तो आप कहते हो यार इससे जो है ना गेट कर लेते हैं, मोबाइल कलेक्ट कर लेते हैं। तो गेट का मतलब है लेना या डाटा को कलेक्ट करना, सही है। तो जो गेट मेथड है उसका काम सिर्फ ये सर्वर को, मेथड को वो बताता है सर्वर को कि भाई मैंने जो है ना समझ लो ये 4 दरवाजे, ठीक है, सर्वर से कम्युनिकेट करने के, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। अब आप जिस दरवाजे से जाओगे आपको वो डाटा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैंने गेट का दरवाजा खटकाया कि भाई मुझे डाटा चाहिए, तो वो आपको डाटा लाके देगा सर्वर। तो गेट का मतलब सिर्फ है सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए, उसका डाटा लाने के लिए। पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम डाटा उसको दे रहे, हम सबमिट करा रहे, ये भाई हमारा डाटा है, इसको डाटाबेस में सेव कर लो। पुट का मेथड है कि भाई ये हमारा डाटा आपके पास रखा हुआ है, एक काम करो इसमें ये हटा के इसको रख लो। ये बात समझ में आ गई। आपने यूजर नेम चेंज किया, आपका यूजर नेम था अली अहमद, एक मिसाल है, ठीक है, आपने बोला एक काम करो अहमद हटा दो, अली रख दो सिर्फ, तो ये आपकी हो गई पैच या पुट की रिक्वेस्ट अपडेट करने वाली। डिलीट का दरवाजा खटकाया, आपने बोला भाई ये चीज एक काम करो डिलीट कर दो, मुझे नहीं चाहिए ये चीज, तो उसने क्या करा भाई, बोला डिलीट कर दिया। तो ये दरवाजे हैं 4 जो सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके। गेट का काम क्या है, सर्वर से रिक्वेस्ट करना कि भाई जो मेरा डाटा है ना मुझे लाके दे दो वो, सही है। तो डाटा आपको ही मिलेगा आपका, जो कि उन्होंने रखा हुआ है आपके लिए स्पेसिफिक, ठीक है। जो चीजें आपको दिखाने के लिए है वही चीज आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं मिल सकता। यानी कि मैं अगर एक मिसाल देता हूं, आपका नाम है एहसन, आपका नाम क्या है, सुबान। अब सुबान अपने पास लॉगिन करें, क्या एहसन का डिटेल वहां पे आ जाएंगी? नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? उसके पास एक्सेस ही नहीं है उस चीज का। सर्वर ने उसको बोला हुआ है कि भाई जो डिटेल आपकी है मैं वो आपको रिटर्न करूंगा, जो कि मुझे असाइन किया गया, मेरा जो रोल है कि यार आपको सिर्फ इतना डाटा देना है, मैं आपको इतना ही दूंगा। सुभान को मैं एहसन का डाटा क्यों दूंगा, उसका काम ही नहीं है उस चीज से, और न सर्वर ये काम करेगा कभी भी। सही है, इस चीज को किया जाता है लेकिन वो हैकिंग कहलाती है, सही है, वो एक अलग तरीका है, समझो, वो घुमाया जाता है, सर्वर को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है, कुछ कंटेंट के थ्रू। खैर वो अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग चीज है, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है किसी भी सूरत के अंदर। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो आपका डाटा जब जाता है ना पीछे, तो कुछ इस फॉर्मेट में जाता है, ठीक है, इसको जेसन फॉर्मेट कहते हैं, हम इसको आगे चलिए पढ़ेंगे। जो मैंने आपको कहा था नेम, वो नेम आपका कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपकी जाती है यहाँ पे वैल्यू, ये पीछे डाटा जाता है इस तरह। यानी कि अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास नेम है, यूजर नेम जैसे मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरी हो गई नेम, और ये हो गई इसकी वैल्यू। अब वैल्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। हमने भेजा पासवर्ड, यूजर पासवर्ड डाल रहा है, सर्वर को कैसे पता है कि भाई पासवर्ड पासवर्ड के अंदर है? मेरी बात समझ में आ रही है? एक फर्ज करो, मैं आपको कहता हूं कि आपने जो है ना गलती से पासवर्ड को याद डाल के सबमिट कर दिया, अगर तो उस बनाने वाला गधा था, बेवकूफ था, तो उसने तो ये चीज वैलिडेशन करी नहीं होगी, सही है। तो इसका मतलब ये कि डाटा पे रिक्वेस्ट पीछे चली तो जाएगी। तो सर्वर आइडेंटिफाई कर रहा है लेबल की बेस पे, यानी कि आपने जो नेम भेजा है या पासवर्ड भेजा है, तो अगर आपने पासवर्ड फील्ड के अंदर ईमेल डाला तो वो पासवर्ड बन जाएगा, और आपने अगर ईमेल फील्ड में पासवर्ड डाला है तो वो आपका ईमेल बन जाएगा। उसमें सर्वर की गलती नहीं है, ये गलती आपकी है और उस गधे जो है ना डेवलपर की है जिसने काम किया। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आइडेंटिफाई होती है सर्वर के इस लेबल की बेस पे, इसको आप कह सकते हो ये क्या है, लेबल है, और ये तो आपको बता दिया मैंने क्या वैल्यूज है, ठीक है। अब पासवर्ड आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पासवर्ड डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता है, ठीक है, पासवर्ड कन्वर्ट होता है हैशिंग फॉर्मेट में, हम आगे चल के देखेंगे कैसे होता है क्या नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट ऐसे पासवर्ड नहीं आता, कभी भी याद रखना, आपका पासवर्ड कभी भी डायरेक्ट नहीं आता। आपका पासवर्ड ऐसे SN123 या SN123 डायरेक्ट जाके सर्वर में सेव नहीं होता है, याद रखना, ये क्राइम है। पाकिस्तान में तो कोई इसकी वैल्यू नहीं होती है, पाकिस्तान में तो वैसे ही क्राइम की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दुनिया में इसकी वैल्यू है, और $1 मिलियन का जो है ना इसका फाइन है, और 2 से 3 साल की जेल भी है इसमें। तो कोई भी अगर ऐसी हरकत करता है
डायरेक्ट आपका पासवर्ड डिटेल आपकी ऐसी सेंसिटिव, क्योंकि पासवर्ड सेंसिटिव चीज है, ऐसे आपके सर्वर पर रखता है, उसके ऊपर ही जुर्माना है कि वो तकरीबन कितना $5 मिलियन था, पता नहीं कितना था, मैं भूल गया, तो कुछ इसके आसपास होगा, ठीक है। 1 मिलियन भी है ना, मैं कहता हूँ बहुत है भाई, कौन देगा इतना पैसा, ठीक है। तो वो फाइन है, उसके बाद 2 या 3 साल की जेल भी है उसको, ठीक है। बाहर के लॉज ट्रैक है ना, हमारे लॉज नहीं है, वो अलग कहानी है, लेकिन बाहर के लॉज तो चलते हैं ना, ठीक है। तो अगर आप यूएस में बैठ के काम करोगे तो भाई खुदा हाफिज, आप फिर जेल में नजर आओगे वहां पे। तो कभी भी ये काम नहीं करना है आपने, सही है। पासवर्ड हमेशा सेव होता है हैशिंग फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, कभी भी इस तरह सेव नहीं होता। यानी कि मैं कहता हूं कि अगर मेरा पासवर्ड था एहसन 123, तो वो एहसन 123 कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस काइंड ऑफ पासवर्ड के अंदर, ठीक है। इसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह जनरेट होगी, जो है ना सेव हो जाएगा। अगर उसका सर्वर हैक हो गया ना, जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे थे या जो एप्लीकेशन आप बना रहे थे, फर्ज करो फेसबुक ने अगर इस तरह पासवर्ड सेव किया, अगर फेसबुक का सर्वर हैक हो गया, तो पासवर्ड भी रखा हुआ है, ईमेल भी रखा हुआ है डेटाबेस के अंदर, सब कुछ मिल गया उसको, तो वो तो इजीली आपका अकाउंट लॉगिन कर लेगा वहां पे, कर सकता है ना, कर सकता है ना। अगर किसी को आपकी ईमेल और पासवर्ड मिल गया तो उसको लॉगिन करने में कितनी देर लगेगी, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे उसको, क्यों लॉगिन करेगा, खत्म। तो पासवर्ड इसीलिए इनक्रिप्ट करके इसको रखा जाता है हैशिंग फॉर्मेट के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर भी मसला है। अब जैसे SN123 ये कॉमन पासवर्ड है, आपके पास अक्सर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इशू आता है, उसका रीजन ये कॉमन पासवर्ड के हैश ऑलरेडी जनरेटेड रखे हुए। हैकर्स के पास रेनबो टेबल के नाम से एक जगह है, वेबसाइट है, आप वहां चेक कर सकते हो, वहां पे उसके पास भरपूर हैश रखे हुए। यानी कि जैसे मेरा नाम है फरीद, तो मैं फरीद 123 लिखता हूँ, तो अब उसको इस चीज का हैश जनरेटर रखा हुआ है, तो उसको जरूरत नहीं है, सही है। वो एक क्यूरी चलाएगा, वहां से सब चीजें सारे जो है ना हैशेस को जो है ना मैच करके देख लेगा, एक हैश जैसे ही मिला समझ गया भाई, तो आसान पासवर्ड था, खत्म, आपकी आईडी हैक हो जाएगी, सही है। तो पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग रखने का रीजन यही होता है, जब पासवर्ड स्ट्रांग होगा तो हैश भी आपका ऐसा होगा कि जो कि आपके डेटाबेस में या प्रीवियस जिन लोगों ने रखा हो किसी ने इस तरह का जनरेटेड हैश के अंदर, वो मैच ही नहीं कर पाएगा। तो अगर उसको मैच करना भी होगा तो शायद उसको कई साल लग जाए, 5 साल 10 साल कहीं ना कहीं लग जाए, ठीक है। एक बात कर रहा हूँ, तो पासवर्ड इसलिए स्ट्रांग रखने का जो है ना कहा जाता है, क्लियर होगी बात। तो ये हो गया आपका पासवर्ड, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज थी कोर्सेज, है ना। कोर्स आपके जाते हैं एक इस एरे के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, जिसको प्रोग्रामिंग आती है उसको पता होता है, ठीक है। तो ये डेटा टाइप है हमारे पास, इसको हम आगे चल के देख लेंगे। तो कोर्स इस तरह जाएंगे आपके पास, जैसे मैथ्स, ठीक है, जो जो आपने सेलेक्ट करे हुए, जैसे मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट किया था तो कंप्यूटर, और फिजिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके पास 3 कोर्सेज चले आएंगे। अब आप 5 सेलेक्ट करोगे, इसमें 5 चलेंगे, 3 करोगे 3, 2 करोगे 2, तो इस तरह आपके पास जाके कोर्सेज का जो है ना आपके पास एक इस तरह डाटा जा रहा होगा पीछे, क्लियर हो गई बात। कोर्सेज के बाद हमारे पास जेंडर भी है, ठीक है। जेंडर मैंने आपको कहा वैल्यू है, जेंडर में हम जो वैल्यू भेज रहे हैं, इस वक्त अभी हम एम भेज रहे थे, तो वो पीछे लॉजिक ऐसी लगाई हुई है मैंने, बैकएंड वाले ने काम किया हुआ है कि अगर जेंडर में उसको एम मिलेगा वो समझ जाएगा क्या है, मेल है, वहां उसको एफ मिलेगा वो समझ जाएगा फीमेल है। अब ये आपके ऊपर है, इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं, इसमें लोग इस तरह भी करते हैं, इसमें लोग 0 1 2 करके भी काम करते हैं। अब मैं समझाता हूँ कि अगर 0 है दैट्स मीन ये मेल है, 1 है इसका मतलब ये फीमेल है, 2 है इसका मतलब अदर है। तो लोग इस तरह भी काम करते हैं, तो जरूरी नहीं आप MF0 लिखो, आप उसको नंबरिंग की बेस पे भी जो है ना उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जेंडर उसने कौन सा सेलेक्ट किया था। ये काम है बैकएंड वाले का, जो बैकएंड पे काम कर रहा है, जो सारी लॉजिक बना रहा है, सही है, उसका काम है पीछे इसको डाटा को कैसे सेव करना है, किस बेस पे डाटा आ रहा है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो आप इसको हमने एम रखा था, हम इसको एम रख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास था फीडबैक था, फीडबैक नॉर्मल आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इस तरह आपने लिखा हो, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है। और क्या था हमारे पास, इमेजेस थी, ठीक है। अब इमेजेस का ऑप्शन अगर हमारे पास मल्टीपल वाला है तो वो भी ऐसी जाएंगी जैसे ये जा रही है मैथ्स वगैरह, और अगर वो एक सिंगल है, अगर ऑब्जेक्ट है मेरे पास कि भाई एक ही इमेज सेलेक्ट हो सकती है, तो वो डायरेक्ट आपके पास ऐसे जो है ना इमेज का कुछ ना कुछ यूआरएल चला जाएगा, कुछ इस तरह लिखा होगा डॉट पीएनजी। इसकी फॉर्मेटिंग का भी डिफरेंस बहुत है, इसको भी हम बाद में चल के देख लेंगे, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ बेसिक लेवल पे चीजें, ये क्लियर हो जाएंगी, आगे समझ में आ जाएंगी चीजें, जल्दी बताओ क्लियर है।
तो डाटा आपका बैकेंड पे ऐसे जा रहा है। तो नेम जो आपकी, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, आपके फॉर्म के अंदर ये नेम फील्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज आइडेंटिफाई कर रही है इसकी बेस पे यूजर नेम, पासवर्ड, कोर्स, जेंडर, फीडबैक, इमेजेस। तो इसलिए जब भी इनपुट टैग बनाओ नेम उसको 100% असाइन करो, ताकि जब डाटा पीछे जाए तो उसको पता हो कि आने वाला डाटा का लेबल क्या है। क्लियर हो गई बात? सबको क्लियर हो गई बात? चले आगे। चलो भाई, ये तो हो गई सारी चीजें हमारी थ्योरेटिकल चीजें, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने सब चीजें देख ली हैं। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करेंगे, आगे ज्यादा चीजें हैं नहीं। अब इनपुट के अंदर हमारे पास एक इमेज बटन भी होता है, ठीक है, टाइप इमेज भी, यही सेम काम कर रही है, सही है। यहाँ लिख लेते हैं इनपुट इमेज, सही है। बस यहाँ पे एसआरसी वगैरह अपलोड कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ इमेज सोर्स फाइल है, यानी कि सोर्स आपकी जो इमेज है उसकी सोर्स क्या है, उसके यूआरएल उसका सोर्स है। आपके पास अगर यहाँ पे सेव है तो आप यहाँ से जब भेज रहे हो तो जो उसका पाथ है वो कहाँ सेव हुई हुई है, ये उसका सोर्स है, ठीक है। तो ये सोर्स कहलाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको देखो दिख नहीं रहा, उसका रीजन ये है कि भाई इसमें हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे अगर कोई इमेजेस डाल दूंगा तो ये मुझे दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो कुछ चीजें होती हैं हम जो है ना जबरदस्त भेजना चाहते हैं, ये वो चीजें हैं डाटा, ठीक है। मतलब जरूरत नहीं है इसकी, हम भेजना चाह रहे हैं, हमें कोई हो सकता है जरूरत पड़ जाए कहीं ना कहीं, इसलिए, ठीक है। आगे हमारे पास बटन आता है, ठीक है। बटन हमने देखा है? नहीं, बटन हमने नहीं देखा। हमने इनपुट टाइप देख लिया था। इस तरह हमारे पास बटन का टैग भी होता है फॉर्म के अंदर। जैसे मैंने यहाँ लिखा क्लिक मी, ठीक है, ये बटन है हमारा। तो सबमिट और सबमिट टाइप दो दो जो है डिफरेंट चीजें हैं, बटन और टाइप सबमिट दो डिफरेंट चीजें हैं। अब देखो कुछ चीजें होती है हमारे पास, एक बटन तो सबमिट हो गया जिसको फॉर्म सबमिट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बटन हम यूटिलाइज कर रहे हैं कि भाई मैं इस पर क्लिक करूं एक मेरे पास नई फील्ड आ जाए। आपने अक्सर देखा होगा, आप जैसे अपना व्हाट्सएप पे पोल क्रिएट करते हैं आप लोग, तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो नया नेक्स्ट वन एक और पोल का ऑप्शन आया था आपके पास, है ना। तो व्हाट्सएप का जो पोल है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, ये चीज है। रेडियो टैब बटन होता है, टेक्स्ट होता है, यही होता है ना सारी चीजें। तो मैं आपको कहूंगा कि भाई आपने अगर व्हाट्सएप का पोल क्रिएट करना है तो आप उसके पीछे की लॉजिक देख लो, वो यही सारी चीजें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब उसके अंदर आपके पास एक तो मल्टीपल का ऑप्शन भी होता है ना। तो जब वो मल्टीपल पे कन्वर्ट होता है तो वो चेकबॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये उसका रूल है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि आप जब दो ऑप्शन लिखते हो तो वो आपसे ऑटोमेटिकली नया ऑप्शन फेंक देता है वो आपको। तो वो कैसे होता है कि भाई उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि जैसे ही दो ऑप्शन फेल हो तीसरा ऑप्शन दे दो। जब तक आप तीसरे ऑप्शन में कोई डाटा नहीं लिखोगे तब तक वो उसको कंसिडर ही नहीं करता, ठीक है। तो या मैं उसको एक लॉजिक ऐसे बना दूं कि भाई मैं बटन पे क्लिक करूं तब तीसरा ऑप्शन आ जाए। तो दो चीजें हो गई आपके पास, दो तरह की चीजें, एक टाइप सबमिट है और एक टाइप बटन है। टाइप बटन इस्तेमाल हो रहा है एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए, टाइप सबमिट इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ सबमिट करने के लिए। दोनों चीजों में फर्क है, बात समझ में आ रही है? टाइप सबमिट और टाइप बटन, क्लियर हो गई बात? टाइप बटन से भी फॉर्म सबमिट हो सकता है और टाइप सबमिट से भी फॉर्म सबमिट हो सकता है। आपको सिर्फ टाइप डिफाइन करनी है, मसला सिर्फ चीज का, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊंगा बटन के ऊपर, जब मैं इसको टाइप डिफाइन कर दूंगा तो मेरे पास पूछ रहा है रीसेट भी, देखो आता है हमारे पास। जब इसको बटन कर दूंगा अब उसका काम ये चीज है ही नहीं, क्या नहीं है भाई, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो सबमिट में जा ही नहीं रहा, पहले जा रहा था। तो बाय डिफॉल्ट बटन की जो टाइप है वो सबमिट है। आप उसको डिफॉल्ट से हटा के जब उसको एक टाइप डिफाइन कर दोगे, सबमिट को आप बटन कर दोगे तो वो आपको परेशानी क्रिएट नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात? एक फॉर्म में मल्टीपल बटन्स होते हैं तो एक एक ही होता है जो सबमिट का काम करेगा, बाकी सब तो सबमिट का काम नहीं करेंगे ना। तो आप उसको कैसे जो है ना चेंज करोगे, आप बटन का टैग यूज करोगे और टाइप डिफाइन कर दोगे बटन। क्लियर है भाई? अच्छा, इनपुट टाइप हिडन भी हमारे पास एक चीज होती है, ठीक है। अब हिडन एक वो चीज है जो कि मैं चाह रहा हूं कि कुछ इस तरह का डाटा सर्वर पे भेजना चाह रहा हूं, इसका यूजर से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? यूजर से इसका लेना देना नहीं है, किसी भी चीज सूरत में कोई चीज नहीं है। फर्ज करो इनपुट टाइप हिडन में चीज को आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि भाई जो भेजने वाला डाटा है वो साइन अप का है या साइन इन का। तो मैं उसमें लेबलिंग कर दूंगा, उसको नेम ऐसा डाल दूंगा कि भाई जब ये वाला फॉर्म सबमिट होगा ना तो इनपुट टाइप उसको डिफाइन कर देगा भाई ये आने वाला डाटा क्या है, साइन अप का। उसको चेंज नहीं कर सकता, ये बाय कोड आपको रखना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसके बाद। अब आपको ये इनपुट टाइप हिडन आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊंगा, आपको इनपुट टाइप नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को हमने देखा है अभी तक, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखोगे फॉर्म के अंदर लास्ट में इनपुट टाइप हिडन आ रहा है, सही है। इसकी इसकी जो बाय डिफॉल्ट जो है ना, इसकी जो सीएसएस है या इसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले नल है, ये दिखेगा ही नहीं आपको कभी भी, ठीक है। अब यहाँ पे भेज दो, बता रहा हूँ ना आपको, इस साइन अप का मैंने एक नेम डाल दिया ना। अब जब मैं इसको सबमिट करूंगा ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे हटा दिया था एक्शन मेथड, मेथड पोस्ट आ देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ, इसको भी कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें डालना होगा डाल देते हैं। सबमिट पे क्लिक किया, ठीक है, डाटा चला गया कुछ ना कुछ यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ वापस से डाटा नीचे लाके, इसमें एक चीज दिखाऊंगा एक्स्ट्रा, सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा होगी, बाकी सब सेम होगा। क्या आ रहा है? साइन अप। ये लेबल सिर्फ मैंने भेजा है, जो मुझे सर्वर में बताना है कि भाई ये साइन अप का डाटा है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा डाटा जो कि यूजर का से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको सर्वर में भेजना है अपनी आइडेंटिटी के लिए या अपनी चीज के लिए, अपने फायदे के लिए, एज अ डेवलपर या एज अ क्लाइंट। आपका कोई भी जो चाहता है वो आपसे वैसी डिमांड करता है कि मुझे ऐसा काम करना है, तो आप इनपुट टाइप हिडन यूज कर सकते हो, जिसका यूजर से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? वापस आते हैं, ठीक है। लेबल हम देख चुके हैं, सही है। और इस फॉर को भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है ना। ग्रुपिंग फॉर्म है, ठीक है। आप ग्रुपिंग कर सकते हो एक फॉर्म के अंदर, मतलब मल्टीपल फील्ड्स लगा के इन्होंने फील्ड सेट और लेजेंड के नाम से दे दिया। ये अब इस्तेमाल नहीं होती ये चीजें, ठीक है, बता दूं मैं आपको, ठीक है। ये डेप्रिसिएटेड चीजें हैं, आप जब इस्तेमाल करने जाओगे तो आपके पास एक अलग ही जो है ना सिनेरियो आएगा। जैसे मैं इसको कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ एक चीज, ठीक है। इस फॉर्म के बाद मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको एक यहाँ पे देखोगे तो एक अलग ही आ रहा है, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, सही है। यहाँ पे लेबल कर रहा है इसको कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ईमेल, फोन नंबर और टेलीफोन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इनपुट टाइप टेक्स्ट देखा था, सही है। अभी कुछ नहीं है, फील्ड सेट आपने लगाया हुआ है, ठीक है। फील्ड सेट एक जो टैग है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ आपने एक लेजेंड का जो एक हमारे पास टैग है, हमने उसको यूज किया, दैट्स इट। ये तो इसलिए इसने ऑटोमेटिकली बाकी जो है ना सिर्फ चीजें बना ली है, ये बॉक्स, ठीक है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो आपके पास इस तरह का बॉक्स आएगा सिर्फ डायरेक्ट। हाँ, ये फॉर्म जैसा ही, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं खास, ठीक है। आप इसको भी यूज कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो। बाकी आप देखोगे, हाँ, जल्दी बनाने के लिए लेबल है, आप देख लो भाई, डायरेक्ट लेबल है, इनपुट टैग है, सब कॉमन चीज है इसमें, और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो कोई सवाल तो नहीं है इससे रिलेटेड? अच्छा, वैलिडेशन है, इसको छोड़ दो, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दी है, रिक्वायर्ड वगैरह सारी चीजें करके, है ना। अच्छा, अब इनपुट में हमारे पास आगे इनपुट टाइप में डेट आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसी तरह हमारे पास डेट है, ठीक है। डेट के अंदर हमारे पास एक और है डेट टाइम है, ठीक है। और ये हमारे पास एक और है डेट लोकल टाइम। तीन चीजें हैं, इनको तीनों को एक साथ समझ लो, और आसान है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए इस्तेमाल होता है, ये कोई एयर्स के लिए इस्तेमाल होता है, किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। ये चीजें इस्तेमाल होती है। एक आपके पास ये वाला शायद आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है। साइन अप वगैरह में मतलब आपसे पूछ रहा होगा कि आपका भाई एज क्या है आपकी, ठीक है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया भाई, ये मेरी ये इनपुट टाइप डेट से आया, ठीक है। अब मैं इसको अगर नेम असाइन कर दूं कि भाई इसका नेम है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ऐसे डिफाइन कर देता हूँ मैं इसको। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो बेहतर यही, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये सिर्फ एक ही है अभी, ठीक है, तीन नहीं है, सही है। तो ये यहाँ पे आ गया, आपसे पूछ रहा है यहाँ से आप इसकी एआर वगैरह कुछ भी सेलेक्ट करना चाहो। डीडीडीएम बता रहा है इसका कि भाई पहली वाली ये चीज आपकी डेट है, ये मंथ है और ये एआर है, ठीक है। फॉर्मेटिंग बता रहा है, मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक करके उसको बता दूं 23, इसको बता दूं भाई 12 और इसको बता दूं 2000,
ठीक है, ये थोड़ा रिवर्स में चलता है तो आप इसको कर दो 6, ठीक है। तो ये आपके पास डेट ऐसे भी सेट हो गई, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी चीज है डेट और टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप खुद ही मेंशन करोगे, ये अलग चीज है, ठीक है। वहां पे आपके पास सेलेक्ट कर रहा था, ऑप्शन बता रहा था, यहाँ पे क्या है, खुद ही आप कुछ ना कुछ इनपुट लिख रहे हो, ठीक है। ज्यादातर इस्तेमाल ये चीजें नहीं होती, डेट टाइम लोकल भी होता है, इसमें डेट और टाइम साथ आ रहा है, बस इसमें डिफरेंस इतना सा, ये टाइम का आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर इंप्लीमेंट हुआ होता है। इसको डायरेक्ट डाल दें, वाला भी डाल सकते हो आप। टाइम अगर आपको डिपेंड करता है ना, टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। फर्ज करो जैसे मैंने आपका असाइनमेंट क्रिएट किया था, तो मैंने वहां पे रखा हुआ है कि भाई 12 बजे के बाद असाइनमेंट सबमिट नहीं हो सकता, आप अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर टाइम इंपॉर्टेंट है, वहां टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जहां पे मुझे जरूरत ही नहीं टाइम की, वहां पे सिर्फ डेट मैटर करता है, वहां पे मैं यूज कर लूंगा। जैसे फर्ज करो मैं कब पैदा हुआ, उसमें टाइम से क्या मैटर करता है भाई, जरूरत क्या है, मुझे तो सिर्फ ये पता करना है ना कि भाई इसकी एज कितनी है, तो पता चल जाए भाई इसका साल कौन सा था, इसका महीना कौन सा था, या इसकी जो है ना डेट ऑफ बर्थ में इसका जो दिन कौन सा था, दैट्स इट। ताकि फेसबुक को वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई आपकी बर्थडे समथिंग इस तरह का, तो उसको ये चीज बताना, उसके पास इस चीज की इंफॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है, सही है। वहां आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, आगे हमारे पास इनपुट टाइप ईमेल हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आगे यूआरएल इनपुट भी होता है हमारे पास, ठीक है। इनपुट टाइप ईमेल भी होता है हमारे पास, एक मिनट को, इनपुट टाइप यूआरएल, ठीक है। अब यूआरएल का काम सिर्फ स्पेसिफिक इसमें क्या है, आप यूआरएल डायरेक्ट सेव कर सकते हो, ठीक है। अब है तो ये सिंपल इनपुट ही ना, लेकिन उस चीज ने उसको यूआरएल के ऊपर डाल दिया। अब ये भी आपके लिए एरर जनरेट करेगा जब आपके पास उसमें कोई HTTPS नहीं हो लिखा होगा, या कोई इस तरह की प्रोटोकॉल नहीं होते जो इंटरनेट की यूआरएल के अंदर होते हैं, तो ये आपको एरर दिखाएगा, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल तो हम देख चुके हैं ना, इसके अंदर हमारे पास रेंज आता है, ठीक है, सही है। रेंज क्या है, देखा होगा मे भी आप लोगों ने, ठीक है, कि भाई आप अपनी रेंज डिफाइन कर दो, कहाँ से कहाँ तक। सर ई कॉमर्स में आप लोगों ने इसको देखा है, ठीक है। तो ये इनपुट टाइप रेंज भी इस्तेमाल होता है, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी को लोग ज्यादातर परसेंटेज में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज भी आप शो कर सकते हो, वैल्यू डिफाइन करोगे। आ गया, 20% पे आ गया, सही है। अब मैं शो कर दूंगा 80, हाँ वो आपको लगाना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा, इसको CSS के थ्रू स्पैन स्पैन करके हमें करना पड़ेगा साथ, ठीक है। ये रेंज किस पर्पस के लिए, वो चीज आप उसको जनरल आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। आगे चले, सर्च इनपुट भी हमारे पास एक आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सर्च का आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। इनपुट टाइप सर्च सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक सर्च बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये इसी चीज आ रही है बस। तो वो सर्चिंग के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, इस पे एंटर करोगे तो वो आपके पास कुछ ना कुछ सर्च करने के लिए आ जाता है। तो ये बॉक्सेस है जिसको आप जिस तरह भी यूटिलाइज कर लो। अक्सर लोग इनपुट टैग को ज्यादातर सर्चिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट टाइप को, जरूरी नहीं है आप इसको इस्तेमाल करो। अब बहुत सारी चीजें टूल्स होते हैं, सही है, और उसके ऑल्टरनेटिव भी होते हैं, तो ज्यादातर लोग वो प्रेफर करते हैं जो हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक एक्स्ट्रा चीज है, अगर आपको उसको एक्स्ट्रा में यूज करना है एक्स्ट्रा में भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, HTML आपको दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। इसके साथ हमारा चैप्टर क्लोज। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है एक्स्ट्रा मार्कअप्स है, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है हमारे पास, मुश्किल से पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट हम लोगों ने काफी हद तक चीजें इसके अंदर, तो ये समझ लो 10 मिनट का या 15 मिनट का चैप्टर है। ये भी हमारा क्लास, सही, क्लास एट्रीब्यूट, आइडरी एट्रीब्यूट हम लोग देख लिया ना अभी हम लोगों ने, ये सब वही चीजें हैं, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें खास। ग्रुपिंग का इसके अंदर बता रहा है, डिफ, इसको थोड़ा समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्पैन है इसके अंदर, तो बस 2-4 चीजें इसके अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारी CSS स्टार्ट हो जाएगी, या बल्कि फ्लैश वीडियो भी है, हाँ, मतलब ये नेक्स्ट क्लास तक आपका क्लियर हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों की CSS भी स्टार्ट हो जाएगी। सही है भाई। तो बस ये और थोड़े चैप्टर आपके रह गए, चैप्टर 10 इंट्रोड्यूसिंग CSS। ठीक है भाई। तो ये चीजें हैं। असाइनमेंट आपका इंशाल्लाह मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लास्ट वाला भी चेक नहीं कर सका टाइम की वजह से, लेकिन उसको भी इंशाल्लाह चेक करना है, तो उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक मेरा एक जो बैठ जाओ थोड़ा सा, अभी हेड रखो पाए। अच्छा, तो लास्ट क्लास जो सॉरी लास्ट असाइनमेंट के अंदर सिर्फ 34 असाइनमेंट आए थे, तो किस किस ने कराए थे? क्या इशू आ रहा है? लेट अपलोड करिए। किस तरह का एरर? चल जाता है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ गिटहब पढ़ा है, तो फिर मैंने उस हिसाब से मांगा था। मैंने फाइल सेंड करी है। मैंने कौन सी फाइल सेंड करी है? असाइनमेंट की तो पिक्चर है ना सिर्फ वहां पे। आप मोबाइल पे ओपन कर रहे हो, लैपटॉप पे ट्राई करो ना। काम जब लैपटॉप पे करना, लैपटॉप पे ट्राई करो। हो सकता है मोबाइल पे कोई इशू, इंटरनेट का इशू, ये चीज तो होती है। लैपटॉप लेके आना नेक्स्ट क्लास में, ये बड़ा मसला है भाई। आपके घर के करीब जो रहता है उधर है, आप कहाँ रहते हो? आलू के करीब भाई कोई रहता है तो जरा इनका मसला हल कर दे कोई। सही है, कोई है ऐसा जो कर सकता है? इनका कोई मसला वसला आ रहा है? हाँ, एनाडेक्स से भी कर दो भाई, जो कर सकता है इनका मसला हल। ठीक है, चाहिए भाई, आप इनसे कोऑर्डिनेट कर लेना, वो आपकी मदद कर देंगे। सही है। तो क्लास में जरा आप लोग आपस में जरा लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फील्ड में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सही है। तो अगर आप लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हो भाई, दो बंदे आपस में ही बात करते हो, आपका लॉस है। क्लास में आयो, सबसे मिलो, क्योंकि आपको नहीं पता इस क्लास में कितने तेज दिमाग वाले लोग भी हैं और कितने कम दिमाग वाले लोग भी हैं। तो जो कम दिमाग वाले लोग हैं उनकी हेल्प करें तेज दिमाग वाले। कम दिमाग वालों का मसला ये नहीं है कि वो बेकार लोग हैं, नहीं, उनकी नॉलेज कम है, उन्होंने प्रैक्टिस कम की हुई है। तो उनको आपका काम है कि आप उनको लेके आओ यार, प्रैक्टिस ज्यादा करो। सही है, क्योंकि क्लास में सब पढ़ेंगे, सब अच्छी फील्ड में जाएंगे, सबको फायदा होगा। ठीक है। आप जैसे फर्ज करो एक बंदा अच्छी कंपनी में लग गया, तो उसके बाद वहां जॉब आएगी तो रेफर करके बोलेगा यार मेरी कंपनी में अच्छी जॉब आई हुई है, काम करिए, अप्लाई कर दे, आ जाओ, मैं बात कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गई? नेटवर्किंग बहुत मैटर करती है इस फील्ड के अंदर, याद रखना। अगर आपको ये चीज नहीं आती है, ये फील्ड आपके लिए बहुत, एक जगह पे जाके स्टक हो जाओगे, बड़ी कंपनीज में जा नहीं सकोगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल सकेंगे, फ्रीलांसिंग नहीं कर सकोगे, स्टार्टअप तक नहीं बना सकते, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से कम्युनिकेशन करना सीखो, लोगों से बातचीत करो, उनसे सीखो कि भाई एक बंदे को एक चीज आती है, एक को नहीं आती, तो भाई सिखा दो। ठीक है, सही है भाई। अल्लाह हाफिज।